आई थिंक स्क्रीन सभी को विजिबल है। अनुश्री जी थम्स अप करके, यस, ओके, थैंक यू। सो हमने इसके पहले जो पढ़ा था, हम यहाँ पर चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं और चक्र किस तरह से बॉडी में कहाँ लोकेशन है और वो पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू साइंस किससे को रिलेट करते हैं, उनकी लोकेशन, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी सेम है, उनको हम देख रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में पूरा मूलाधार चक्र के बारे में पढ़ा था, जो कि मूलाधार चक्र की पोजीशन कहाँ पर बताई थी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की बैकबोन की सबसे निचला हिस्सा है, जिसको हम टेलबोन बोलते हैं। और उस टेलबोन का टिप, मतलब अभी हम जिस भी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी का वो हिस्सा जो फ्लोर को या चेयर को, आप जिस पर भी बैठे हैं, उसको टच कर रहा है। तो वो टेल बोन के टिप पर कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र। वहीं उस मूलाधार चक्र से 4 अंगुल करीब ऊपर जाते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि जो मूलाधार चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है, इन दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं है, दोनों पास पास हैं। और चूंकि दोनों पास पास हैं, तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। दोनों जो है इनकी जो जितने भी हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, मतलब ये एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं दोनों चक्र। इनका जैसे हमने जब मूलाधार चक्र पढ़ा था तो हमने ये देखा था उसका कलर रेड है, तो इसका कलर क्या है? ऑरेंज होता है। और मूलाधार चक्र का बीज मंत्र हमने क्या देखा था? लम। इसका बीज मंत्र है वम। और पृथ्वी तत्व हमने मूलाधार चक्र का देखा था। यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र का जो तत्व है वो है वाटर, या जिसको जल हम कहते हैं। और जितनी भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी होंगी? रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टेस्टिस और ओवरी, ये इस चक्र से रिलेटेड होंगी। और इसके फंक्शन क्या क्या होंगे? इन दोनों ग्लैंड से रिलेटेड फंक्शन, मतलब सेक्सुअलिटी, डिजायर और क्रिएटिविटी। ऐसा बोला जाता है कि जिसका स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और इसके बाद इसको डेवलप करने के लिए, इसके अलाइंड करने के लिए आसन कौन कौन से हैं? काकासन, बद्ध, कोणासन। ये आसन बहुत सारे हैं, यहाँ ये 2 का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, तो हमने मूलाधार चक्र में ये भी पढ़ा था कि वहां पर कुंडलिनी रहती है जो जागृत होती है। तो एक एक चक्र को भेदती हुई, उसको एक्टिव करती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। तो ये जो कुंडलिनी योग है, जो कुंडली अवेकनिंग है या कुंडली जागरण है, इसको कुंडलिनी योग के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो कुंडलिनी योग है, इसमें स्वादिष्ठान चक्र सबसे बड़ी रुकावट है। क्या होता है कि जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, और वहीं पर ऐसे हैं कि बहुत सारे जो हमारे पुराने कर्म हैं, वो सुप्त अवस्था में उस जगह पर अंधकार में पड़े हुए हैं। तो वो कुंडलिनी स्वादिष्ठान चक्र तक बढ़ती है, फिर कुछ कर्म ऐसे आ जाते हैं, कार्मिक अकाउंट्स की, वो फिर वापस आ जाती है। तो ये जो आना जाना है, ये बार बार लगता रहता है कि थोड़ी सी कुंडलिनी जागृत होती है और फिर से सुप्तावस्था में आ जाती है। लेकिन जब एक बार वो स्वादिष्ठान चक्र को क्रॉस कर गई कुंडलिनी का जागरण, तो फिर वो मूलाधार चक्र पे नहीं आती है। तो अगर हम देखें तो इसको इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्वादिष्ठान चक्र है वो एक स्विच की तरह है, कि अगर वो स्विच ऑन हो गया तो कॉन्शियसनेस, चेतना की यात्रा ऊपर की तरफ शुरू होगी। क्योंकि कुंडलिनी जैसे जैसे ऊपरी चक्रों की तरफ जाएगी, चक्रों को भेदते हुए, वैसे वैसे कॉन्शियसनेस भी हायर होगी, चेतना भी उच्च अवस्था की ओर जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि जहां तक मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र है, तो चूंकि ये किससे कनेक्टेड हो रहे हैं? एनिमल कॉन्शियसनेस से, पाश्विक चेतना से। तो यहाँ पर जो है
चेतना शुद्ध नहीं है। यहाँ पर अज्ञान, अविद्या, माया, इन सब का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। भ्रम की स्थिति में रहता है व्यक्ति। एक सबसे बड़ा भ्रम इस लेवल पर क्या रहता है कि मैं ही सारी चीजों का कर्ता धर्ता हूं। मैं अगर घर में नहीं रहूं तो घर का कोई काम नहीं होगा, मैं यदि ये काम नहीं करूं तो कोई काम नहीं करेगा, है ना। तो ये एक जो ईगो पॉइंट है, ये भी यही जगह, इसी जगह पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसके स्वाधिष्ठान, स्वा मतलब अपना और अधिष्ठान मतलब रहने का स्थान। तो ये यहाँ पर व्यक्ति का एग्जिस्टेंस होता है और उसका ईगो होता है। ये दोनों स्वादिष्ठान चक्र पर होते हैं। अब जो स्वादिष्ठान चक्र है, इसकी अगर लोकेशन हम एज अ साइंस के हिसाब से देखें तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होती है और फीमेल में यदि देखें तो कॉक्सिकस के लेवल पर होती है और ये एक छोटे से गोल बल्ब की तरह रहती है और दोनों ही मेल फीमेल दोनों में ही ये मूलाधार चक्र के एकदम पास रहती है। और अगर इसका सामने का स्थान देखें तो ये पेल्विक तक, मतलब अगर हम नाभि से 4 इंच नीचे तक का स्थान देखें, जहां पर हम, जिसको हम बेल्ट लाइन कहते हैं, वो इसका क्षेत्र होता है। देखिए इस फिगर में बताया गया है। देखिए ये ह्यूमन बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये इसका टिप है। ठीक है। तो टिप पर यहाँ पर कौन सा चक्र होगा? मूलाधार। और इससे 4 अंगुल ऊपर क्या होगा? स्वादिष्ठान। ठीक है। अब जो स्वादिष्ठान चक्र है, अब इसका आप, हमने ये भी देखा था कि जितने भी चक्रास के डायग्राम होते हैं वो कैसे होते हैं? लोटस के पेटल के फॉर्म में या लोटस फॉर्म में। तो जो मूलाधार चक्र था उसमें कितने पेटल थे? 4। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाते हैं। और ये जो 6 पेटल हैं, ये पॉजिटिव साइड भी इमोशंस को लेके जाते हैं और नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव साइड जाएंगे तो क्या क्या इमोशंस ज्यादा हो जाएंगे? क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा, गर्व, ये सारी चीजें होती हैं जो इनमें जागृत हो जाएंगी। और इनके विकास में बाधक कौन कौन से गुण होते हैं मानव के? आलस, भय, संदेह, प्रतिशोध, ईर्ष्या, लोभ, ये सारे गुण जिन ह्यूमंस में, जिन मानव में होते हैं, वो इस चक्र को ब्लॉक करके रखते हैं, इस चक्र की एनर्जी को जागृत नहीं होने देते हैं। तो ये जो चक्र है, ये अवचेतन मन का भी स्थान है और जितने भी पुराने कर्म होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो सारे इस चक्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो शरीर है, ये हमने क्रिएटिविटी से जुड़ा है, ये तो हमने देखा ही है। और यही चक्र है जहाँ पर इसको हम स्टोर ऑफ कामिक कर्मास कहते हैं, यानी कर्मों का भंडार गृह भी इसी चक्र को कहते हैं। फिर ये जो दूसरे स्तर का चक्र है, मतलब यहाँ से क्या होता है, ये एक ब्रिज है, एक लेवल है कि इस लेवल से यदि व्यक्ति ऊपर उठता है तो वो शुद्ध चेतना की तरफ जाने लगता है, यदि नीचे आता है तो उसकी जो चेतना होती है वो संक्रमित होने लगती है या अंधकार की तरफ जा सकती है या फिर उसका अवरोहण होने लगता है। तो यही चक्र है जिससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस का आरोहण होता है या ऊपर की तरफ वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ये हमने बात कर ली थी कि इसका जो पशु है वो मगर है, इसका तत्व जो है जल तत्व है, इसका मौलिक गुण क्रिएटिविटी, रचनात्मकता है। और ये स्वादिष्ठान चक्र, चूंकि ये ब्रिज है, तो ये शुद्ध ज्ञान और अशुद्ध ज्ञान दोनों को बैलेंस करके रखता है। फिर इसका स्वादिष्ठान रंग का चक्र काला भी माना जाता है, क्योंकि ये क्या है, इसमें अज्ञान, अविद्या और माया तीनों चीजें होती हैं।
तो इसको कई जगह काला भी माना जाता है। ये डिपेंड करता है कि अगर ये सिंदूरी कलर का चमकदार दिख रहा, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस अब ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो रही है। लेकिन वहीं अगर ये ब्लैक है तो ब्लैक होने के कारण उसकी कॉन्शियसनेस नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है। और इसका जो प्रतीक है वो क्या है, जल तत्व है। और जल तत्व में इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि एक अर्ध चंद्रमा ये दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये रहता है। और उसके बाद में ये पेटल्स जो होते हैं 6 होते हैं और इन पर ब व म य र ल ये रहता है। इसका बीज मंत्र चंद्रमा के ऊपर वम अंकित रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर इसको हम थोड़ा और डिटेल देखेंगे तो ये मंत्र बिंदु जो होता है, हर चक्र में बीज मंत्र होगा, उसका एक देव होगा, उसकी एक देवी होगी, उसके अपने पर्टिकुलर पेटल्स होंगे, पेटल्स पे देवनागरी लिपि के वर्ण लिखे होंगे, उसका एक अपना वाहन होगा, कोई भी पशु। तो ये चीजें हर चक्र में मिलेंगी। तो अब इसके अंदर क्या, विष्णु और देवी राकिनी वम मंत्र के दोनों ओर विराजित रहते हैं और उनके वस्त्र बहुत सुंदर होते हैं। और ये जो राकिनी देवी है, इनको वनस्पतियों की देवी माना जाता है। अब यहाँ पूरा ये चक्र का वर्णन है। इसमें 6 पेटल्स हैं, आपको दिख रहे हैं, और जिस पर ब म भ य र और ल ये अंकित है। इसका बीज मंत्र वम है। यहाँ पर नीचे मगर या मगरमच्छ रहता है जो इसका वाहन है, और उस पर वरुण विराजते हैं। और इसके देवता विष्णु हैं। इसकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो रसना है, मतलब रसना इंद्रिय कौन सी होगी, जीभ। और जो कर्म इंद्रिय है वो लिंग है। तो यहाँ पर 6 नाड़ियां मिलती हैं जो कि जितने भी रिप्रोडक्टिव सेक्सुअलिटी से रिलेटेड डिजायर्स होती हैं उनको कंट्रोल करती हैं या उनको रेगुलेट करती हैं। अब इसको हम मेल, इसकी जो तन्मात्रा है वो संवेदना से संबंधित है, स्वाद से। तो इसकी ज्ञानेंद्रिय जीभ होगी, कर्मेंद्रिय हम पढ़ चुके हैं, किडनी, मतलब जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड होंगे। अब चूंकि एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, पेल्विक से रिलेटेड है, तो यहाँ का मुख्य प्राण क्या होगा, अपान होगा। और ये ऊपर के इसके मणिपुर चक्र होगा। और ये जो कोश है ये प्राणमय कोश में मिलेगा। तो यहाँ पर हमने अभी पहले भी बात की थी कि यहाँ पे व्यक्ति का आधार होता है, अस्तित्व होता है, और साथ ही उसका अचेतन मन, जितने भी पुराने संस्कार, कर्म, वो सब पुराने जीवन के अनुभव, वो सारी चीजें इसी में रहते हैं। तो ये इसका जागरण करना एक स्विच की तरह काम करता है कि अगर ये जागृत हो गया तो वो स्विच हमें बताता है कि अब मानव चेतना को और आगे मणिपुर चक्र तक लेके जाया जा सकता है। अब हम इसको साइंटिफिक ढंग से देखते हैं। तो हमने आपको 5 फ्लेक्सेस बताए थे। तो ये किससे रिलेटेड है, सैक्रल फ्लेक्सेस से। और इसका तत्व जल है तो इसको मेट्राधार भी कहते हैं। और इसमें ये जो फ्लेक्सेस बताए हैं ये सैक्रल फ्लेक्सेस है, जो कि L5, S1, S2, S3, S4 से जो नर्व्स निकलती हैं वो मिलके बनाता है, यहाँ पर फ्लेक्स बनाता है। और ये जो फ्लेक्स है, यही फ्लेक्स के पास में इस चक्र की स्थिति मानी जाती है। इसकी ग्लैंड कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड है, जो ह्यूमंस में जो 2 किडनी रहती हैं उसके ऊपर एक ऐसे ये कैप जैसे स्ट्रक्चर की रहती है। और ये व्यक्ति की इमरजेंसी पोजीशन को मेंटेन करती है, जो कि हमने F2 या F3 फ्लाइट, फाइट, फ्रिज जो हमने की थी उसको कंट्रोल करती है या उसे एक्टिवेट करती है। ये जो हमने प्लेक्सस बताया था ये इस तरह से यूटेरस के पास बनता है। ये प्लेक्सस जो रेड कलर से ये पूरा मार्क है। अब इसमें भी जो मुद्राएं, इसको एक्टिव करने के लिए जो मुद्राएं हैं वो चूंकि मूलाधार और ये दोनों पास पास हैं, तो दोनों में वज्रोली, मूलबंध, अश्विन मुद्रा, सहजोली मुद्रा, ये जो 4 मुद्राएं हैं ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं इन दोनों चक्रों के जागरण में।
वरुण मुद्रा जो है वो भी हेल्पफुल होती है। तो ये कुछ मुद्राएं हैं जिनके थ्रू हम इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये कुछ आसन हैं जिन आसन के हेल्प से हम इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन, शशांकासन। आप देखें इन चारों आसन में जो प्रेशर पॉइंट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? नेवल पर। क्योंकि इस पिक्चर में भुजंगासन भी थोड़ा गलत है, नेवल डाउन रहेगा। ये भी थोड़ा सा गलत बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी नेवल पर ही पूरा वेट रहता है। तो अगर आप देखें कि चारों आसन में जो पूरा बॉडी का वजन आ रहा है, स्ट्रेचिंग आ रही है, वो नेवल पोर्शन पर आ रही है। अब इसको और कैसे जागरूक कर सकते हैं? इसके बीज मंत्र का जाप करके और महसूस करना कि आपकी श्वास उस चक्र तक जा रही है और वहीं से वापस आ रही है। तो ये जब मेडिटेशन थेरेपी में जाते हैं तो हम मेडिटेशन को भी चक्र मेडिटेशन करते हैं, जिनसे चक्र को अलाइंड करते हैं, चक्र की एनर्जी को ओपन करते हैं, उसको पॉजिटिव साइड में फ्लो करते हैं। ये बहुत सारी मुद्राएं दी हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है, चक्र मुद्रास कहलाती हैं ये। और यहाँ पर ये जो 5 फिंगर्स दी हुई हैं, तो ये देखिए ये जो मुद्राएं बनती हैं तो ये हमारे पांचों फिंगर में 5 तत्व रहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि ये पांचों तत्व जब तक बैलेंस है तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये अंगूठे में फायर, अग्नि, फर्स्ट फिंगर पे एयर या वायु, बीच वाले में इथर या आकाश, रिंग फिंगर में अर्थ या पृथ्वी, और सबसे छोटी फिंगर में वाटर या जल। तो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये मुद्राएं बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि ये जो फायर रहता है ये सभी चीजों में कॉमन होता है, बिना फायर के कोई भी मुद्रा नहीं बनती है। नेक्स्ट आता है मणिपुर चक्र। तो यहाँ हमने देखा कि ये मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। अब नाभि के पीछे, नेवल के पीछे जो स्पाइनल कार्ड होती है वहां पर क्या होता है? मणिपुर चक्र। तो जो मणिपुर, ये 2 अक्षर से बना है, मणि और पुर। मणि मतलब बहुत कीमती रत्न और उनका नगर, तो इसको मणियों का नगर भी कहते हैं। तिब्बत में इसको मणि पद्म भी कहते हैं और जिसका अर्थ होता है मणि कमल। इसका क्षेत्र कहाँ? नाभि तक माना जाएगा। तो ये अगर हम कुंडलिनी योग के अकॉर्डिंग देखें तो ये तीसरा चक्र है और जिसका अर्थ है कि मणियों का शहर या ऐसा शहर जहां बहुत चमक हो, बहुत ब्राइटनेस हो। नाभि के बिल्कुल पीछे स्पाइन पर होता है। इसका तत्व अग्नि होता है, इसीलिए कई कई जगह इसको अग्नि या सूर्य केंद्र भी कहा जाता है। अब जब कोई भी साधक मणिपुर चक्र पर पहुंचता है तो क्या होता है कि स्वादिष्ठान चक्र तक तो वो एक द्वंद्वात्मक स्थिति में होता है कि फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर। लेकिन जैसे ही वो मणिपुर क्रॉस करके स्वादिष्ठान क्रॉस करके मणिपुर जाता है तो उसकी फिर वापसी असंभव हो जाती है, फिर वो वापस स्वादिष्ठान में नहीं आता। फिर क्या होता है कि अगर मणिपुर से ऊपर गया और मान लो वो थोड़ा सा उसका पतन हुआ तो वो मणिपुर तक आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये मणिपुर चक्र में आया तो उस साधक की जो अज्ञान, अविद्या, माया, उनके आवरण कम होने लगते हैं और वो प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ जाने लगता है। उसमें क्लियरिटी आ जाती है, वो बहुत अधिक, उसका विल पावर बढ़ जाता है, वो हमेशा एक आनंददायक स्थिति में रहता है। फिर उसमें इंटेलिजेंस बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ जाती है और वो राइट डिसीजन लेने में कैपेबल हो पाता है। तो सबसे ये बड़ी बात इसमें एक और होती है कि वो जो साधक होता है वो बहुत हेल्दी हो जाता है, क्योंकि वो राइट डिसीजन लेने के कारण अपनी रूटीन को भी राइट वे में एक्टिव करता है। तो यहाँ पर जब भी अगर ये पॉजिटिव है तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, एक्सक्रीटरी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यदि ये ब्लॉक है या ये नेगेटिव है तो कौन कौन सी समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड आ सकती हैं? इनडाइजेशन आ सकता है या बैड डाइजेशन आ सकता है,
फिर उसके बाद में कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, डायबिटीज इसी के अंतर्गत आता है, हाई बीपी लो बीपी भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सारी समस्याओं का मतलब क्या है कि मणिपुर चक्र जो है वो अलाइंड नहीं है, उसको या ब्लॉक है, उसको अलाइंड करना और एक्टिव करने से इन बीमारियों पर काफी कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोकेशन है मणिपुर चक्र की, ये नेवल तक इसका क्षेत्र रहता है, तत्व अग्नि है, और नेवल के जस्ट पीछे ये L1, L2, L3, L4, L5, ये यहाँ पर इसका L1, L2, L3 पर इसका स्थान होता है। अब ये जो मणिपुर चक्र है, पहले मूलाधार में कितनी पंखुड़ियां थी? 4, फिर 6 हुई, अब यहाँ पर कितनी हो जाती हैं? 10। इसका कलर कैसा है? चूंकि इसका तत्व अग्नि है तो येलो कलर है, एकदम चमकता हुआ। और इसमें जो वर्णमाला के वर्ण है वो वैसे अभी आगे आएगा, वो लिखे रहते हैं। इसका क्षेत्र अग्नि होता है, इसमें बीच में एक उल्टा ट्रायंगल होता है, ठीक है, और उस पर इसका जो वाहन है वो भेड़ होता है। तो ये ट्रायंगल के नीचे भेड़ होता है, और इसमें इसका जो बीज मंत्र होता है वो रम होता है, और रम के ऊपर इसकी जो देवी और देवता हैं, देव इसके रुद्र हैं, देवी लाकिनी है, ये दोनों इस पर इसके आजू बाजू में विराजित होते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो देवी लाकिनी है उनका काम है सबका उपकार करना। तो यहाँ पर ये मणिपुर चक्र का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो मणिपुर चक्र है इसकी तन्मात्रा दृश्य होती है, तो इसकी ज्ञानेंद्रियां क्या होंगी? आंखें होंगी, और कर्मेंद्री पैर। और इन दोनों का बहुत निकटतम संबंध है, क्योंकि क्या होता है, हम पहले किसी चीज को देखते हैं उसके बाद ही एक्टिव होते हैं। यदि थोड़ी देर को हमको दिखाई ना पड़े तो हमारा एक्टिव होना भी रुक जाता है। तो ये दोनों जो क्रियाएं हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये रजोगुण होता है। इसके नीचे के जो चक्र थे कौन कौन से? स्वादिष्ठान और मूलाधार, वो कैसे थे? तमस गुण वाले थे। अब इसके ऊपर जैसे अपन गुणेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो रजोगुण कुछ समय तक प्रभावी रहेगा, फिर धीरे धीरे सतगुण जो है वो बढ़ने लगेगा। मैम ये तन्मात्रा क्या होती है? ये हर में वर्ड आ रहा है। अभी मैं बताती हूँ बाद में, ये आपको शुरू में बताया था, शायद आपने नहीं किया हो। जो पंच महाभूत होते हैं ना, है ना, ये पंच महाभूत का सूक्ष्म रूप तन्मात्रा होती है, ठीक है। ये जब प्राण पढ़ाए थे तब उस समय आपको पढ़ाया था कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है ना। आखिरी में मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें एक और फैक्टर समझना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि मानव शरीर में हमेशा एक अमृत या नेक्टर बनता रहता है, और वो जो अमृत होता है वो कहाँ रहता है? मानव के जो बिल्कुल क्राउन हेड है, जहां पर ब्राह्मण शिखा रखते हैं, सभी ने देखा है ना। एक्चुअली कुसुम जी का बस वीडियो ऑन है, बाकी तो सभी के वीडियो प्राय ऑफ है। चलिए, हम ऐसा मानते हैं मैं कुसुम जी आपको ही पढ़ा रही हूँ सिर्फ, है ना, आप तो हम सब करके बताती जाइए। तो जहां ब्राह्मण शिखा रखते हैं वहां पे एक ललना बिंदु होता है, जहां से लगातार अमृत की बारिश होती है, और वो कहाँ स्थित होगा? ब्रेन में, है ना। अब वहां से जो ये अमृत की बूंदें झरती हैं, तो ग्रेविटेशन के कारण क्या होगा? आप अपनी खड़ी हुई स्थिति या बैठी हुई स्थिति को महसूस करें तो वो बूंदें कहाँ आएंगी? नीचे नाभि की तरफ। और नाभि में चूंकि क्या है? तत्व अग्नि तत्व है, तो ये अग्नि तत्वों में जाके ये बूंदें जल के नष्ट हो जाती हैं। और यही कारण है कि व्यक्ति की एज फैक्टर आते हैं कि उसमें यंग स्टेज से वो धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ जाता है। यदि इस प्रोसेस को चेंज कर दिया जाए तो व्यक्ति के बूढ़े होने की प्रोसेस रुक जाएगी। और इसी को प्रेजेंट में क्या कहते हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंटी एजिंग योगा। सुना है नाम कुसुम जी? यस, है ना। तो ये जो एंटी एजिंग योग है, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड है।
उसमें जैसे खेचरी मुद्रा है, सर्वांगासन है, विपरीत करणी आसन है। तो आप सब में देखिए कि जो अमृत तत्व नीचे झर रहा है, तो अपर बॉडी को एंटी इन्वर्ट पोज में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो बूंदे हैं जो कि मणिपुर चक्र में जा रही हैं, वो वहां ना जाके गले में ही रुक जाए और बॉडी के द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, इसको जस्ट रिवर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एज बढ़ने वाले फैक्टर्स हैं वो धीरे धीरे शरीर पर नजर आना कम हो जाते हैं। अब इस चक्र का संबंध, चूंकि ये डाइजेशन से रिलेटेड है, नेवल के पास है, तो इसका संबंध किससे रहेगा? नींद से, भूख से, प्यास लगने से। फिर इसी से साहस, वीरता, आक्रमण, प्राण शक्ति की जो प्रबलता है वो इसी में रहता है। द्वेष, लज्जा, भय सब इसी में रहता है। एक चीज आपको बताएं, जब भी आप किसी की शादी में जाइए, ठीक है, तो जब वो दुल्हन होती है, वो जब वरमाला के लिए जाती है, तो आप बोलते हैं ना फेस पे एक अलग ग्लो आ रहा है। कितने लोगों ने फील किया? थम्स अप करके बताएं कि एक फेस पे अलग ग्लो आता है। उस समय लज्जा और भय के इमोशन एक्टिव होते हैं, और उस समय उस वधू का जो मणिपुर चक्र है वो एक्टिव होता है, जो उसको ग्लो देता है। ठीक है, तो ये उस समय देखा जा सकता है। फिर चूंकि ये डाइजेशन से पूरा रिलेटेड है, तो इसमें देखिए डाइजेशन, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल दी है कि यहाँ से अगर कोई भी फूड डालते हैं तो ये इसोफेगस से तो स्टमक में आता है, और फिर ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम से होता हुआ बॉडी के बाहर वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरी जो वर्किंग है ये इसके ही एक्टिविटी के कारण होती है। अब यदि साइंटिफिक हम रूप से देखें तो एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है जो कि लंबर रीजन के पास होता है। मतलब ये नाभि है, इसके पास एपिगैस्ट्रिक प्लेक्स होता है और वही इसकी जगह है। इसको सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है, सिंपैथेटिक गैंग्लियंस भी कहा जाता है। जो वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व के बारे में किस किसने सुना है? जरा थम्स अप करके बताएं। यस, वेगस नर्व होती, जैसे इसका भी आजकल बहुत ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि वेगस नर्व अवेकनिंग या उसका अलाइन करना, तो वो यही वेगस नर्व है, तो वो भी इसी के पास होती है। और इससे रिलेटेड जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? लिवर और पैनक्रियास। अब ये जो सोलर प्लेक्सस होता है, ये देखिए यहाँ पर ये L1, L2, L3 है, और इनसे जो निकलने वाली नर्व्स हैं वो मिलके इस तरह से एक जाल बनाती है, नेटवर्क बनाती हैं, और इसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस, जहां पर ये मणिपुर चक्र की प्रेजेंस मानी जाती है। यहाँ पर और क्लियर दिख रहा है, L1, L2, L3 से ये निकलकर ये पूरा नेटवर्क बना रही है, इसी को लंबर प्लेक्सस भी कहते हैं, और ये यहीं पर मणिपुर चक्र की प्रेजेंस है। फिर ये जो मणिपुर चक्र है, जब ये जागृत होता है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो मोस्टली इसमें जो सुंदरता, सत्यता, पवित्रता, क्योंकि यहाँ पर कॉन्शियसनेस हायर हो रही है, ऊपर बढ़ रही है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखेंगी। और कई बार ऐसा बोलते हैं कि जब मणिपुर चक्र सिद्ध हो जाता है तो उसको कुछ दूसरे लोगों की भी, उसको अपने पास्ट की भी, ये सारी देखने की भी शक्तियां आ जाती हैं। उसको अपने पूरा जो फिजिकल बॉडी है उसके बारे में ज्ञान हो जाता है, तो जब वो उस ज्ञान को पा लेता है तो वो पूरी तरह से उसका बॉडी जो है वो हेल्दी रहता है, पूरी तरह से किसी भी डिजीज से या किसी भी रोग से मुक्त हो जाता है। और वो अपनी पूरी एनर्जी को अब कहाँ लगाएगा? क्योंकि वो उसकी कॉन्शियसनेस जाग गई है, तो एनर्जी मणिपुर से वो ऊपर की ओर ले जाते हुए प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ जाएगा। मतलब अभी वो रजोगुण में है, तो अब धीरे धीरे वो सत्व गुण की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और नीचे जो उसका आना है वो रुक जाएगा। अब इसके जागरण के जो कुछ आसन है वो है शलभ आसन, मयूर आसन, नौकासन, उड्डयन बंद होता है, भस्त्रिका प्राणायाम, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये रम है, और यहाँ पर कितने, ये 10 पेटल हैं,
और लगभग सभी में आप देखिएगा कि एक ट्रायंगल है और वो उल्टा है। कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं है चक्र, लेकिन जिनमें भी ट्रायंगल है वो लगभग उल्टा रहता है। और इस पर ड ढ ण त थ द ध न प ये जो वर्ण अक्षर हैं ये इस पर लिखे हुए होते हैं। मतलब इसमें आप इमेजिन कीजिए कि जो हमारे चक्रास हैं, कहाँ तक हम जाते हैं, षट चक्रास तक। तो इसमें पूरी वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है। जितने हमारे 52 लेटर्स होते हैं हिंदी के, वो पूरे उनमें लिखे होते हैं। और जब हम सहस्रार चक्र पर जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरी वर्णमाला है ये 20 बार एक लिखी हुई होती है। तो वो बहुत सारे पेटल्स हो जाते हैं, सहस्त्रों में हो जाते हैं। तो ये जो आसन है ये आपको बता ही दिए थे, धनुरासन, चक्रासन, मार्जरी मत्स्यासन, योग मुद्रा, पश्चिमोत्तानासन, ये सारे आसन जो हैं वो हेल्प करते हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम आप लीजिए, क्योंकि इन आसन में बहुत सारे गलत ढंग से बने हैं। जैसे पश्चिमोत्तानासन यहाँ बिल्कुल गलत बना हुआ है, तो पोजीशन पे मत जाइए, यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए लीजिए कि आप समझ सकें कि ये आसन हम कर सकते हैं। क्या गलती पश्चिमोत्तानासन में बता सकता है कोई? विधि जी बताएंगी? मैम बैक में। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। और उनकी जो एल्बोज है वो पूरी सरफेस से चिपकी हुई नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। फिंगर्स को की जगह हील को टच करे वो। नहीं, एक्चुअली पश्चिमोत्तासन में टो ही पकड़ते हैं। इसमें जो मेन मिस्टेक है वो है कि इनकी स्पाइन कर्व है। यहाँ पर स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, ये जो कर्व बन रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे करके पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही गलत है। जो स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, वो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। अब इसके लिए अग्निसार क्रिया भी बहुत अच्छी मानी जाती है कि जब अग्निसार क्रिया करते हैं या कपालभाति करते हैं तो उसमें देखिए हमारा पूरा जो प्रेशर है वो नेवल पर रहता है, दोनों ही क्रियाओं में। और उसमें क्या होता है कि ये पूरा जो इतना इफेक्टेड है इंटेस्टाइन वाला, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज, और थोड़े से उसके ऊपर के ऑर्गन। तो जब हम ऊपर से अग्निसार या कपालभाति करते हैं तो ये ऑर्गन इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कैसे करते हैं। तो जब ये बार बार वाइब्रेट करते हैं और यहाँ पर वाइब्रेशन होता है और धीरे धीरे वहां का मणिपुर चक्र जागृत होने लगता है। अब ये वाइब्रेशन से कैसे जागृत होगा? जैसे कपालभाति, कपालभाति हम करते कहाँ हैं? नाभि में। हम सब करके बताएं, है ना? नाभि को हम अंदर बाहर करते हैं कपालभाति में। तो उसको कपालभाति क्यों कहते हैं? कपाल मीन तो होता है आपका सिर, बताइए। क्योंकि जो भी नाम रखे गए हैं उनका कहीं ना कहीं से तो रिलेशन है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ऐਵੇਂ ही रख दिए हैं कुछ भी। कौन एक्सप्लेन करेगा? से हमारा ज्ञान केंद्र पे होता है कपालभाति में। और चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, आप लोग ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस पढ़ा है क्या कभी? सीएनएस किससे मिलके बनता है? ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से, ठीक है। तो जैसे स्पाइनल कार्ड एक लंबी रहेगी और उसके ऊपर ब्रेन ऐसा गोल, ठीक है, इमेजिन कीजिए आप, है ना। अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पूरा एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है और वो मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जो फ्लूइड है ये आपके ब्रेन से लेके कहाँ तक आता है? आपके टेल बोन तक, राइट। अब ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये पूरे ब्रेन को, स्पाइन को शॉक से बचाता है, उसे एक्टिवेट करता है। अब ये जो कपालभाति है ये एकमात्र एक्सरसाइज है ब्रेन की। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए एक आपके पास एक बड़ा सा पानी से भरा टब रखा है, बिल्कुल शांत है। अब आपने उसमें एक पत्थर डाला तो क्या होगा? ऐसे सर्कुलर वेव बनेगा कुछ एरिया में। अब आपने फिर एक और पत्थर डाला, फिर एक और, तो क्या होगा? धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि पूरे टब में वो वेव बनने लगेंगे। यही क्रिया हम कर रहे हैं कपालभाति में कि जब हमने नेवल को पीछे की तरफ धक्का दिया
तो क्या हुआ कि नेवल के पीछे जो स्पाइन का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसमें एक वेव, एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। और जब आप बार बार वही कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के वाइब्रेशन धीरे धीरे ऊपर जाते जाते तक ब्रेन तक जाएंगे, और वो क्या करेंगे, धीरे धीरे ब्रेन को कंप्रेस और डिकम्प्रेस करेंगे, कंप्लीट ब्रेन को मसाज देंगे, सारे न्यूरॉन्स को मसाज देंगे। और फाइनली होगा क्या कि फाइनली वो जो ब्रेन है वो प्योर होता जाएगा। जब हम कंप्रेस डिकम्प्रेस करेंगे तो वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी तरह से होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलेगी, और धीरे धीरे आपका ब्रेन जो वो प्यूरिफाई होता जाएगा, डिटॉक्स होता जाएगा। और जैसे जैसे डिटॉक्स होगा तो वो ब्राइट होता जाएगा। तो इसीलिए इसको कपाल भाती बोलते हैं। कपाल मतलब फ्रंटल लोब, या जो हमारा फ्रंटल ब्रेन होता है, या जो हमारा सामने का माथा होता है, फोरहेड होता है। और भाती मतलब ब्राइटनेस, चमकना। तो जब हम कपाल भाती करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो फोरहेड होता है वो ब्राइट करने लगता है, चमकने लगता है। ठीक है, यही इसके बाद नौली क्रिया। नौली क्रिया भी इसमें हेल्पफुल होती है मणिपुर चक्र के जागरण में। फिर इसके बाद कुछ मेडिटेशंस होते हैं जिनमें रम, इस चक्र को अलाइन किया जाता है, इसके ब्लॉकेज खोले जाते हैं, और रम मंत्र को चैंट करते हुए भी हम कर सकते हैं। फिर चूंकि ये ब्रीदिंग से जुड़ा है तो इसको श्वास के माध्यम से भी कर सकते हैं कि इनहेल एक्सेल पर ही पूरा ध्यान रखें और मणिपुर चक्र पर ध्यान दें। ऐसा ध्यान करें कि मणिपुर चक्र से ही श्वास ले रहे हैं। इसका मंत्र जो है रम है, और इसका मानसिक रूप से जाप करके मेडिटेशन भी किया जाता है इसको जगाने के लिए। आई थिंक 2 चक्रास बहुत हैं, सब लोग थक गए होंगे। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ठीक है, हैंड रेस कर लें यदि किसी के कोई क्वेश्चन है। लेकिन ये 2 चक्र पढ़ने में मजा आया कि नहीं? हम तो सोचते थे चक्र मतलब बस 6 चक्र हो गए खत्म। जी कुसुम जी। मैम अभी लास्ट में आया था एक नौली क्रिया, वो क्या होती है? क्या चीज? अभी लास्ट में आपने एक स्लाइड में बताया था ना, नौली क्रिया, ऐसा कुछ नौली लिखा हुआ। क्रिया। देखिए, हाँ। जब आप ये हठ योग पढ़ेंगे ना तो इसमें फिर आप पढ़ेंगे 6 षठ कर्म जिसे बोलते हैं, है ना, धोती, वस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। जैसे कपालभाति जनरल लोग बोलते हैं ना प्राणायाम, कपालभाति एक्चुअल प्राणायाम नहीं है। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, क्योंकि उसमें हम जो हमारा फ्रंटल ब्रेन है उसको प्योर कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। तो कपालभाति षट कर्म में आती है, प्राणायाम में नहीं आती। जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, लेकिन अब वो एक चलन हो गया है तो चलता जा रहा है ना। तो ये जो नौली होती है ये पेट को अंदर करके इंटेस्टाइन को चलाया जाता है। जब आप हठ योग का पढ़ेंगे ना ग्रंथ, शायद नेक्स्ट उसमें होगा, तब आपके वो आएंगे। तो ये एक षट कर्म है। ठीक है, उसमें पिक्चर में जैसे दिख रहा था ना पूरा नाभि को अंदर, हाँ। वैसे ही चलाया जाता है। विधि जी और अग्निसार में क्या डिफरेंस होगा? बताती हूँ मैं। नौली जो होती है, नौली में हम जो पेट को एक बार अंदर ले गए, श्वास रोकी, और वो जो इंटेस्टाइन होती है उनको चलाते हैं, तो वो ऐसा पूरा ऐसा बंच मूव करता है। मतलब आपको दिखेगा कि एक ऐसा बहुत कुछ ऐसा गोला टाइप का आ गया, वो फिर ऐसे मूव कर रहा है। अग्निसार में सिर्फ हम नेवल को अंदर बाहर कर रहे हैं। तो टॉर्नेडो जैसे मूव करेगा ऐसे? जी टॉर्नेडो जैसे मूव करेगा, मतलब हाँ, मूवमेंट आप कह सकते हैं। मतलब लैंग्वेज में समझने के लिए। यस लेकिन मैम, जैसे उसमें हम मैं करती थी मैम नौली क्रिया ना, तो मेरा एक साइड पे बहुत अच्छे से घूमता है, लेफ्ट टू राइट, बट राइट टू लेफ्ट नहीं घूम पाता नहीं था। होता है। ये तो एक्चुअली ये भी 3 तरह की होती है, वामा नौली, दक्षिणायन नौली, मध्य नौली, ऐसे इसके भी फिर टाइप्स होते हैं। विधि जी
मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे हर एक चक्र दे रखे हैं तो उसमें जो पशु दे रखे हैं जैसे स्वादिष्ठान चक्र में मगरमच्छ और मणिपुर चक्र में भेड़, तो ये क्यों दे रखे हैं? एक्चुअली ये प्रतीक होते हैं उस चक्र का, है ना। और उसके तत्व से, जैसे देखिए स्वादिष्ठान का मगर दिया तो उसका तत्व भी जल है ना। और उस मणिपुर का भेड़ दिया तो भेड़ कैसा होता है, बहुत धीर गंभीर टाइप का होता है। तो मणिपुर तक आते आते व्यक्ति के अंदर वो विशेषताएं आ जाती हैं। तो ये सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है। अनीता जी। जी मैम, जैसे मैम अभी तो आपको भी पता है, जैसे मुझे अभी प्रॉब्लम वो चल ही रहा है L5 और S1 वाला वो सब। हम्म तो जैसे मुझे पहले भी बहुत टाइम पहले भी किसी ने कहा था कि जैसे मेरा स्वादिष्टान चक्र में थोड़ा है ब्लॉकेज, मतलब अगर मैं उस पे काम करूं तो थोड़ा ठीक हो सकता है। बट फिर वही है कि कहाँ से हम शुरू करें। जैसे अभी तो मैं बेड रेस्ट पे ही हूँ, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ प्राणायाम करने के अलावा। अभी भी लेटी हूँ तो मैं सिर्फ डीप ब्रीथिंग और थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन वही करती हूँ, या मेडिटेशन यूट्यूब लेट पर के भी कुछ। किया जा हाँ सकता है। हाँ, तो मैम अभी मैं वही करती हूँ। तो अभी अगर जैसे उस पे काम करना हो कि मुझे पता है मेरे पास 2 महीने हैं बेड रेस्ट के लिए, तो मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए या मेरे स्वादिष्टान चक्र को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कुछ? इसके आंसर में तो बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन आप इनके जो हाँ मेडिटेशन है जो हम लेट के कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। इनकी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, है ना। और कुछ ऐसे विजुअलाइजेशंस होते हैं। सी देखिए, मेडिटेशन को कैसे लेके रखा है लोगों ने कि बैठ जाओ कुछ भी नहीं करो। वो मेडिटेशन ठीक है कि आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है, लेकिन जब हम थेरेपी में जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक थेरेपी भी है ना। तो जब हम थेरेपी में जाते हैं ना, तब हम उसको डिजाइन करते हैं किसी पर्सनल या कस्टमाइज करते हैं पर्सनल उसकी प्रॉब्लम देखते हुए, और उसके कुछ विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, फिजिकल स्टेटस क्या है, उसके प्राण कहाँ से वीक है, उसके चक्र कहाँ से वीक है, उसके कोश की क्या हालत है। तो वो सारी चीजें देख के उसके लिए एक डिजाइन करते हैं मेडिटेशन, जिसको हम गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं, और पर्टिकुलर वो मेडिटेशन उसको कराते हैं। तो चूंकि यहाँ पर बात सिर्फ ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए हमको फीवर आया, ठीक है, और हमने बिना पूछे, हमको वायरल था, हमने मलेरिया की टेबलेट खा ली, ठीक है। तो सही जगह पर सही चीज ना मिलने से हो सकता है आपने एक खाई, दूसरे दिन दूसरी खाई, तीसरे दिन चीज, पांचवें छठवें दिन आपने सही जो वायरल के लिए रहता वो मेडिसिन ली, तब आप ठीक हुई। लेकिन यदि आपको पहले दिन ही कोई जानकार बता देता कि आपको ये सब नहीं लेना, ये लेना है ना। तो यही चीज मेडिटेशन में होती है कि जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, वो पहले दिन ही आपको बताते हैं, आपके लिए पूरा डिजाइन करते हैं, कस्टमाइज करते हैं कि आपको किस तरह का मेडिटेशन करना है, यदि करना भी है तो वो आपको जल्दी इफेक्ट देगा। इफेक्ट आप कोई भी करेंगे तो मिलेगा, हो सकता है आपको 4 महीने में मिले, 5 महीने में मिले, लेकिन टाइम का फर्क आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप पर्टिकुलर टू द पॉइंट कर रहे हैं। यस मैम, क्योंकि मैम अभी जैसे अभी मैं बेड पे लेटी हूँ तो मुझे पता है मुझे अगला 1 महीना 1.5 महीना ऐसे ही निकालना है। तो मेंटल स्ट्रेस वैसे ही धीरे धीरे मतलब अपने आप ऐसे हो रहा है कि बिल्कुल कैसे निकलेगा, कैसे टाइम निकलेगा, या मेरी बहुत सारी चीजें रुक गई, अटक गई। सही तो बात है। एक्चुअली आप जो मैन फ्लो होता है ना, उससे हट जाते हैं उतनी देर के लिए, तो आपको एक वो डिप्रेशन भी आता है, आप कितना भी कोई सोचे, लेकिन ये चीज भी होती है। यस मैम, हाँ, क्योंकि पूरे दिन एक्टिव रहने वाले को अगर 24 घंटा बिल्कुल घर में रहने को बोल देंगे तो थोड़ी आप दिक्कत हो सही ही बोल जाती रहे है। हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लेटे लेटे आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं बहुत सारे। जी मैम। हाँ मैम, वो आफ्टर 10 डेज बोला है स्टार्ट करने के लिए, बोला अभी एक बार डॉक्टर को दोबारा दिखाना है, देन फिर वो शायद इजी हो या वो माइक्रो खुद ही एक्टिविटीज के लिए बोलेंगे, बोलेंगे। वो खुद ही बोलेंगे। चलिए, और कोई क्वेश्चन है?
सबकी क्वेरीज कंप्लीट। तो हम कल इसके आगे का करेंगे, ठीक है। जो अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, 4 चक्र हमारे अभी बचे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीक हम चक्रास को कंप्लीट कर दें। तो फिर आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है 4 यूनिट वो शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा मैम, जैसे ब्रह्म कुमारीज में आईज ओपन करके मेडिटेट करते हैं ना, हम्म, तो वैसे जैसे अगर हम अपने चक्रास है कोई भी, तो अगर हम उनको विजुअलाइज करने की जगह अगर उनकी फोटोज या कुछ उनका अगर ऐसा लगा के देन उनको देखते हुए हम करें तो? एक्चुअली वही डिपेंड करता है कि मेंटल स्टेटस क्या है किसी का, क्योंकि जो ओके। ब्रह्म कुमारीज है वो एकदम बिगनर्स को लेते हैं। और हम्म। आप लोगों ने सभी ने फील किया होगा कि जब पहले दिन आपसे आंख बंद करके बोला गया होगा बैठो, तो आपको ऐसा लगा होगा कि किसी ने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है, कब टाइम निकले और हम आंख खोल लें। किसको मैम ऐसा बहुत नहीं लगा मुश्किल था? होता है, जिसको मतलब नहीं ना लगा था अंदर वो से, थम्स हाँ अप हाँ, करे। अंदर से कुछ झटपटा रहा होता है बाहर हाँ, निकलने के लिए, आंखें बंद की ही नहीं जाती है, मतलब वही 10 से फीलिंग 15 होती मिनट। है ना। लेकिन जब आप हम्म। लगातार उसको करते जाते हैं तो धीरे धीरे वो अंधेरे में कुछ बीम्स आने शुरू होते हैं, कुछ कलर्स आने शुरू होते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स आने शुरू होते हैं, और उसके बाद उसके कलर चेंज होते हैं। वो बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। वो कलर्स भी डिपेंड करते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपके इमोशन कैसे हैं। उससे हम एनालाइज करते हैं कि अच्छा आप ऐसे हैं तो अब आपको इस तरफ लेके जाना है। और फिर कहीं जाके एक समय ऐसा आता है कि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपको बहुत सुकून लगता है अंदर से, और ऐसा लगता है कि अब मैं ज्यादा अच्छा देख पा रहा हूँ, ज्यादा दूर तक देख पा रहा हूँ। वो पॉइंट भी आता है। अब ये पॉइंट किसका कितने दिन में आएगा ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर बॉडी अलग है, हर के कर्माज अलग है, हर के गुण अलग हैं, हर के चक्रास अलग अलग पोजीशन में हैं, हर के प्राण अलग अलग पोजीशन में हैं। तो हो सकता है कोई 1 हफ्ते में उसको पाले, कोई को 6 महीने भी लग जाए। तो वो डिपेंड आप पर करता है। लेकिन ये 100% श्योर है कि आपको एक ना एक दिन इससे आगे बढ़ना है, यदि आपको अपनी कॉन्शियसनेस को हायर करना है। अदरवाइज फिर वो जो होता ना कि एक पाश्विक मानविक चेतना के बीच में हम जो अटके हैं कि सोना, खाना, अपने वंश को बढ़ाना, बस यही जो हमारे प्रोसेस हैं वो चलते रहे। तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। बिना एफर्ट के वो नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम आप लोग सभी जानते हैं कि सिद्धियों में रुकावट आती है और सिद्धियां फोर्सफुली थोड़ा करना पड़ती है। लेकिन ये भी श्योर है कि यदि आपने 15 दिन 1 महीने अगर फोर्सफुली कर लिया तो आप उसमें रम जाएंगे। अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लो ना, आप मंदिर जाना शुरू करते हो, अरे आज नहीं जाते हैं, आज क्या करें, लेकिन एक बार जाना शुरू कर दिया तो फिर आप नहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कुछ मिस हो गया। तो ये ह्यूमन नेचर है कि शुरू में उसको बिगनिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, तो उसको थोड़ा कान पकड़ के भी ले जाना पड़ता है कि नहीं नहीं ये करना ही है। तो यदि हमको एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठना है, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है, तो हमको थोड़ा सा अपने लिए रिजिड होना पड़ेगा। क्योंकि योग जो आज का व्यक्ति ले रहा है वो सिर्फ आसन के फॉर्म में ले रहा है, वो प्राणायाम के भी फॉर्म तक नहीं जा रहा है, क्योंकि प्राणायाम में भी वो खट 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 करके खत्म कर देता है ना। तो वो उनके लिए ठीक है कि जो सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, लेकिन जो अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना चाहते हैं उनको शुरू में थोड़ा रिजिड होना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफें भी आएंगी, रुकावटें भी बहुत आएंगी कि नहीं नहीं आज तो बहुत लेट नाइट हो गया, सुबह से नहीं करते हैं, सुबह से कहाँ मैम उठे, नहीं बहुत एक्टिविटीजों में ठंड तो है, बहुत ज्यादा आती है। हाँ आज बहुत ठंड है आज नहीं करते हैं। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि यदि मान लीजिए आप योग क्लास का पूरा 24 घंटे का भी बोल दो ना कि आप जिस समय बोले उस समय मैं अवेलेबल हूँ, तो भी उस व्यक्ति को वो सूट नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें अक्सर होती हैं क्योंकि सिद्धियों में हमेशा रुकावट होती है, ऊपर उठने में हमेशा हर्डल्स आते ही हैं। तो उससे ऊपर उठना पड़ेगा और जबरदस्ती। और ये एज जो होती है ना, मतलब जैसे होती है ना कि हम कुछ
18-20 साल के होते हैं तो हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि कौन सा करियर चूज करना, कहाँ जाना, कहाँ जॉब पकड़ना। जैसे ही ये 35-40 वाली एज आती है तो आपको उतना ही अवेयर होना चाहिए अपना स्पिरिचुअल कैरियर डेवलप करने में। स्पिरिचुअल कैरियर का मतलब ये नहीं है कि हम रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, नहीं, आपके इमोशंस कितने जुड़ रहे हैं। क्योंकि बिना इमोशन जुड़े तो अगर आप एक एक्शन के रूप में रोज मंदिर जा रहे हैं, एक्शन के रूप में रोज पूजा कर रहे हैं, तो वो किसी काम की नहीं है। तो उस समय आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब मुझे आगे भी यात्रा करनी है, तो मैं उसकी भी तैयारी शुरू कर दूं। तो थोड़ा 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 करते जाना चाहिए। तो मैम सर्च चक्र जागृत करने के लिए भी कोई स्पेशल थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं? मेडिटेशन वगैरह होते हैं ना, क्यों नहीं होते हैं? वो तो कुंडलिनी इतनी पावरफुल है कि यदि साधारण व्यक्ति जगा ले तो मालूम पड़े वो पागल हो जाए। तो उसके लिए भी बिना गुरु के ये होती ही नहीं है ये क्रियाएं। स्पष्ट योग के आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, सब में लिखा होगा कि बिना गुरु के, बिना एक्सपर्ट के, गाइडेड के आप ये नहीं करिए। तो जो इवन जो एक्सरसाइज आसन तक के लिए बोला जाता है कि जब तक किसी योग निर्देशक या एक्सपर्ट या गुरु आपके पास ना हो तब तक ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो हमारे भारत का जितना भी धर्म है, हर धर्म में आप देखिए गुरु का बहुत महत्व है।